नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा बुलेटिन में। मैं आपके साथ आस्था ठाकुर। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पंचकुला से इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस और कुख्यात नौनी राणा गैंग के बीच मुठभेड़ से बड़ी वारदात टल गई। सेक्टर 23 के पास पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्होंने हथियारों समेत गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी कर्नल के नीलकंठ ढाबे पर फायरिंग का साजिश कर रहे थे। सर, आज लिफ्ट के पास पुलिस और गैंगस्टर के बीच शूट आउट हुआ है, बताएंगे जरा क्या है? देखिए, आज दोपहर में जो हमारा एएनसी स्टाफ है उसे सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर खास से कि जो है नोनी राणा और मोनू गुज्जर के जो एसोसिएट्स हैं उनको जो है एक विदाउट नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक पे और अवैध असले के साथ वो देखा गया है सेक्टर 23 में। तो जैसे ही सूचना मिली तुरंत एएनसी स्टाफ ने फिर ये जो है मीटिंग करवाई थी। उसके बाद फिर जो है मौके पे जब गश्त की जा रही थी सेक्टर 23 में, तो एएनसी स्टाफ को जो है कुछ जो संदिग्ध बाइक सवार है वो दिखे और उनको फिर जो है वहाँ पे मौके पे दबोचने के लिए धरपकड़ करने के लिए उनको एप्रीहेंड करने के लिए जो है इनके साथ एक मुठभेड़ हुई है। जो निफ्ट कॉलेज है इसके बगल में डंपिंग ग्राउंड है, वहाँ पे जो है इनके साथ फिर हमारी एएनसी टीम और दोनों जो है सस्पेक्ट्स इनके साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कुल 6 राउंड जो है फायर हुए हैं। 3 हमारे पुलिस की साइड से और 3 जो है उनकी ओर से फायर हुए हैं। इसमें दोनों जो सस्पेक्ट्स हैं इनके फायर आर्म इंजरीज हुई हैं और जिसके फिर उपचार हेतु इनको सेक्टर 6 सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एडमिट करवाया गया है। जो प्रिलिमिनरी अभी इंक्वायरी हुई उसमें पता ये चला है कि ये दोनों जो सस्पेक्ट्स हैं जो मैंने तस्वीर में बताया, गैंगस्टर मोनू गुज्जर और जो है अपने नोनी राणा के एसोसिएट्स हैं और यहाँ पे ये पंचकुला में वेपन्स प्रिपेयर करने के लिए आए थे। इनका जो टारगेट था वो जो नीलकंठ ढाबा है करनाल में, वहाँ पे फायरिंग करना। तो बेसिकली यहाँ से इन्होंने वेपन्स प्रिपेयर किए हैं और जो इनका टारगेट था वो नीलकंठ ढाबा करनाल में वहाँ पे फायरिंग करना। कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि पंचकुला पुलिस द्वारा एक बहुत बड़ी वारदात को रोका गया है। जी बिल्कुल, ये हमने जो इनका जैसे मैं बताया टारगेट था वो नीलकंठ ढाबा पे फायरिंग करना था, तो उसके फिर मद्देनजर ये हम कह सकते हैं कि ये जो वारदात वहाँ करनी थी उसको हमने रोकने में कामयाब। पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा के लिए जोरदार प्रचार किया और दावा किया कि ट्रिपल इंजन सरकार बनने पर पंचकुला में विकास 3 गुना रफ्तार से होगा। रहा पंचकुला में तमाम जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आपने वोट की अपील की और श्यामलाल बंसल जी के लिए खासतौर पर अपील की, जी क्या कहेंगे? देखिए, आज लगातार पिछले 2 दिन से किसी न किसी कार्यवश लोगों से मिलने का मुझे अवसर मिल रहा है। पंचकुला में एक तरफा माहौल श्यामलाल बंसल जी भारतीय जनता पार्टी का है। लोगों ने मोदी जी की जो नीति है पिछले 11-11.5 वर्षों का कार्यकाल लोगों ने देखा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत कितनी गति से बढ़ा भी है, बदला भी है और लोग चाहते हैं कि मोदी जी को मजबूत किया जाए। लोगों में एक बड़ा जोश उत्साह है। हमारी डबल इंजन की सरकार निरंतर लोक हित के अंदर नए नए इंसेंटिव लेकर के काम कर रही है।
पंकज जी, आज सन सिटी में बहुत ही शानदार प्रोग्राम किया गया, खुद मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचे और ये रिकॉर्ड है सन सिटी का, इससे पहले भी इन्होंने एक तरफा वोट जो है यहाँ पर जिसको की है वो जीता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आज आपने देखा कि पूरी सन सिटी पूरा जन सैलाब था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो भाजपा की जीत निश्चित है। जो हमारे मेयर के कैंडिडेट हैं श्री श्यामलाल बंसल जी, और जो हमारे वार्ड नंबर 15 की प्रियंका जी हैं, और वार्ड नंबर 14 से राकेश गोयल जी है, और हमारे दीपक गर्ग भाई हैं तो वार्ड नंबर 13 से। तो मेरे को लगता है कि जिस तरीके से ये जन सैलाब इस सन सिटी में आया, तो इनकी जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सन सिटी परिक्रमा परिवार में आकर जो हमारी शोभा बढ़ाई, तो हम उनके बहुत बहुत आभारी। लोग उन्होंने यहाँ पर इतना बढ़िया आयोजन किया, जो हमारे 3 वार्डों की मीटिंग यहाँ रखी गई, जैसे कि इससे पहले भी जो हमारा 13, 14, 15 वार्ड है, 16, 17 की अलग, इससे पहले 18, 19, 20 की अलग। तो मुख्यमंत्री जी हर वार्ड में जाकर के खुद हौसला अफजाई और वहां जाकर के खुद जनता से अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपना विश्वास हमारे प्रत्याशियों में दिखाइए। तो ये बड़ा ही सराहनीय काम है। और जो अब मुख्यमंत्री जी हमारे इतना बल हमें दे रहे हैं, ये उस तरीके का काम है कि अब चाहे जितना मर्जी बड़ा पहाड़ हो, हम उसको खोद के पार निकल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं श्यामलाल बंसल जी, और जो वार्ड नंबर 18, 19 और 20 के प्रत्याशी, हम 3 प्रत्याशी हैं, हम सभी के लिए वोट की अपील की है। और मुख्यमंत्री जी की जो लोकप्रियता है पूरे हरियाणा में, वो नौजवान साथियों में भी है, मातृशक्ति में भी है, सभी के अंदर है। सरकार के द्वारा जनहित। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का, आप यहाँ आए, और उसके धन्यवाद करता हूँ हर कुछ कार्यकर्ताओं का, इतनी भारी संख्या में बारिश के बीच यहाँ पहुँचे। धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, धन्यवाद करता हूँ खबरपाल जी का, धन्यवाद करता हूँ ज्ञान चंद जी का, सभी का धन्यवाद करता हूँ जो हर एक व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे। और युवाओं की बात करें तो यहाँ का युवा बुजुर्ग, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने हम सबका उत्साह बढ़ाया। और जो बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए कार्य कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। हम सब भी यही चाहते हैं कि हम सब भी मिलकर महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, सबका उनके हित में कार्य करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मेरे सभी आदरणीय का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने यहाँ आकर हमारा उत्साह बढ़ाया और मेरे वार्ड 19 के लोगों का भी उत्साह बढ़ाया, और वो मेरे साथ हैं। मुझे अब तक अपना पूरा विश्वास है अपने वार्ड के लोगों पर। ऐसा जी, सबसे पहले मैं सारे आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा अपने प्रधानमंत्री जी और अपने नायब चैनल जी का भी बहुत दिल से धन्यवाद है। और मैं अपने जितने भी यहाँ से हमारी लोग हैं, वोट हैं, जो भी वार्ड नंबर 18 से 19 से 20 से, सबसे मैं तो एक ही अपील करूँगा कि आने वाली 10 तारीख को अपना कमल के बटन पे अपना मोहर लगाएं और 18 नंबर को, 19 नंबर को और 20 नंबर को कामयाब। आप मानते हैं ट्रिपल इंजन सरकार बन जाएगी नायब चंद? चलो, यमुनानगर में प्रस्तावित ट्रेड डील के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि किसानों के हितों के किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश में जहाँ पर भी हमारा संगठन है, हर जिला मुख्यालय पर प्रधानमंत्री के नाम जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ भारत सरकार करने जा रही है और अन्य देशों के साथ जो कृषि समझौते होने जा रही है, उसके विरोध में आज पूरे देश में मांग पत्र दिया है। यमुनानगर के किसानों ने आज यमुनानगर डीसी को प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र दिया। इसमें हमारी मांग है कि जो समझौता अमेरिका के साथ और अन्य देशों के साथ कृषि का होने जा रहा है ट्रेड डील में, उससे जो है वहाँ का अनाज, वहाँ की जो है दालें
दूध और अन्य प्रोडक्ट हम सस्ते रेट पर हमारे देश में आएंगे और यहाँ का जो किसान है वो बर्बाद होगा, क्योंकि अभी भी हमारे देश के किसानों को एमएसपी नहीं मिलती। सभी का अनाज आज भी एमएसपी पर नहीं बिकता। अगर वहां से कम रेट पर आएगा तो यहाँ का किसान बिल्कुल है जो तबाह होगा, छोटा व्यापारी बर्बाद होगा। उसको लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। अभी 23 मार्च को एक बहुत बड़ी रैली पिपली के अंदर भी की थी और कहा था कि सेंट्रल सरकार से आपकी बात करवाई जाएगी, लेकिन नहीं करवाई गई। फिर कुछ दिन पहले एक डेलीगेशन जो भारत सरकार का अमेरिका गया था, हमारे को पता लगा है उन्होंने कुछ जो मांगों पर तो सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ पर भी पेंडिंग छोड़ दिया गया है। तो हम उसका विरोध करते हैं कि इस डील को रद्द किया जाए, नहीं तो फिर बड़े आंदोलन के लिए सरकार तैयार रहे। और आज हमने डीसी को ज्ञापन दिया है, अगली बार जितने एमपी हैं, लोकसभा के जो मेंबर हैं, उनको मांग पत्र दिया जाएगा और उसके बाद बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ। चंडीगढ़ नगर निगम की हाउस मीटिंग में महिला आरक्षण बिल को लेकर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस पार्षदों ने नाराजगी करते हुए विरोध दर्ज किया, जिसके बाद मेयर को हस्तक्षेप करना पड़ा। CIPP है क्योर्ड इन पाइपलेस, इसके 6 इंची से लेके 2400 mm तक डल जाती है। ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी से काम होता है और जो MWSL है उसमें UPVC में स्टेनलेस स्टील के 304 ग्रेड के फाइबर्स बाउंड होते हैं। और इनका मेथड क्या है कि कोई भी ट्रेंचलेस है, कोई भी खुदाई नहीं करनी, कोई हार्मफुल केमिकल्स और हीट यूज नहीं होते। और ये इससे पहले डाइवर्शन फ्लो करना पड़ता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। ये रॉ मटेरियल्स हैं, फेल्ट ट्यूब है और रेजिन है। ये टेक्निकल ज्यादा चला गया। ये प्रोसेस है, सबसे पहले हमें सर्वे करना है, प्लग करके फ्लो डाइवर्शन करना है, पाइप क्लीनिंग करनी है, प्री CCTV करना है, प्री लाइनिंग करनी है, सीवर रिहेबिलिटेशन, पोस्ट CCTV कमीशनिंग, रिकनेक्शन एंड हैंडिंग ओवर फॉर यूज है। ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ जाते हैं। ये जो हमारे उसी लाइन पे मैनहोल्स बरीड हो चुके हैं, उनको भी ढूंढ के हमें साफ करना पड़ता है, मैनहोल्स की रिपेयर करनी पड़ती है। यानी हम पंजाबी में कह लें तो ये पूरे सीवरेज सिस्टम का ओवरहॉल करती है। ये कुछ डायग्राम्स है, बाकी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाऊंगा। फ्लो डाइवर्शन है, ये डीसेल्टिंग है बाय सुपर सक्शंस। ये लेजर से अंदर हमारा रॉबर्ट जाता है, लेजर से रॉबर्ट अंदर जाके पूरे सीवरेज सिस्टम की एक डायमेंशनल पिक्चर्स लेता है और पूरी हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। ये कंडीशन ऑफ सीवन बिफोर एंड आफ्टर की है, बिफोर डिसेल्टिंग और सीवर लाइन आफ्टर डिसेल्टिंग की। ये CIPP लाइनिंग का काम, MWSL लाइनिंग का काम आगे डॉक्यूमेंट्री में डिटेल में आएगा। ये लाइनिंग को कैसे, एक फेल्ट होती है यानी कपड़ा जिसे हम पॉलिस्टर का कह सकते हैं, पॉलिस्टर के कपड़े में रेजिन डाल के उसको मैनहोल में डाला जाता है, जो क्योरिंग के टाइम हमारी दीवार जो होती है सीवर की छत या गोलाई में, वो चिपट जाता है 48 आवर्स की क्योरिंग के बाद, और पाइपिंग पाइप की तरह पूरी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। पंचकुला नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस प्रत्याशी रजनीश सिंगला ने जीत का दावा ठोक दिया है। उन्होंने भाजपा पर विकास ना करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता उन्हें मौका देती तो बुनियादी सुविधाओं को प्रत्याशा मिल जाती। जो पार्टी ने मेरे पे 1999 से पार्टी के साथ खुद लगा हूं और परिवार हमारा सारा कांग्रेसी है, मेरे दादा परदादा तक सब कांग्रेसी है। हम जो पार्टी में पे विश्वास किया है
हम उसको पूरा करेंगे। भाई चंद्रमोहन, बहन कुमारी शैलजा जी, यहाँ से सुधा भारद्वाज जी, मैं सबका आभारी हूँ, उन्होंने मेरे पे विश्वास किया है। वार्ड नंबर 3 से आपके साथ जो प्रतिद्वंदी हैं, बात करें दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं, सुरेश वर्मा है बीजेपी से, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पहले ऋतु गोयल भी थी, नामांकन भरा था, लेकिन कहीं ना कहीं मना दिया। लेकिन आप उन्हें कैसे देखते हैं? क्या उनका आपसी जो नाराजगी है उससे आपको फायदा पहुंच सकता है? जी बिल्कुल पहुंचना चाहिए जी। सुरेश वर्मा जी भारी कैंडिडेट है और उनका अपना पहले वार्ड नंबर 2 से थे, सेक्टर 6 और एमडीसी से, अब ऊपर से पैराशूट से उतर गए यहाँ पर सेक्टर 7 में, सेक्टर 8 में। उनको यहाँ के मूल रूप कुछ नहीं पता है कि क्या यहाँ पर दिक्कतें हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो और वैसे ही वर्मा समाज के साथ में अपना लगे हुए हैं, हमारा यहाँ पर वर्मा समाज भी, और मेरे को सारे समाज मेरे को समर्थन दे रहे हैं, अग्रवाल समाज भी समर्थन दे रहे हैं। पिछले 20 साल से है गुल साहब बढ़िया बंदे हैं, लेकिन वो काम जितना करना चाहिए ना वो नहीं कर पाए हैं। उन्होंने सिर्फ राजनीति और अपने वोट बटोरने का ही काम किया है। हम इसको ग्राउंड लेवल पे वर्क करेंगे। एक जरूरी बात, अब चुनाव जैसे पीक पर आ गया है, चरम पर आ गया, तो आने वाले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के बड़े लीडर्स भी कोई आने की उम्मीद है आपके इलाके में, और आपके लिए मांगेंगे वोट? बिल्कुल आ सकते हैं जी। उन्होंने पूछा भी है कि किसी को आना है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लेवल पे ही अपने जोर से अपने भाइयों के साथ चलकर, यहाँ पर सिटीजन्स के साथ चलकर, उन सिटीजन रेजिडेंट्स के साथ, लोकल रेजिडेंट्स के साथ चलकर हम यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करें। आपने समाज सेवा का काफी काम किया है पहले, तो आपको लगता है उस समाज सेवा के तौर पे जो हमें अब मातृशक्ति, युवा शक्ति और जो आपके वार्ड के बुजुर्ग लोग हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको मौका देंगे? बिल्कुल देंगे जी, क्योंकि मैंने किसी के साथ आज दिन तक बिगाड़ी नहीं। सबके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत अच्छा प्रेम प्यार है, मैं सबकी बात सुनता भी हूँ। मेरा फोन जो 30 साल पुराना नंबर है, आज मेरे को अगर कोई करता है तो मैं सबका फोन पहली या दूसरी कॉल में उठाता हूँ, उनको प्रॉपर रिप्लाई करता हूँ। मैंने आज दिन तक कभी किसी को इग्नोर नहीं। भिवानी से बड़ी खबर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में HTET 2024 के रिकॉर्ड को नष्ट करने को लेकर विवाद गहरा गया है। कर्मचारियों ने इस फैसले के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी है, जबकि बोर्ड प्रशासन का कहना है कि यह प्रक्रिया नियमों के तहत की जा रही है। मेरा नाम सोमवीर पुनिया, महासचिव सर्व कर्मचारी संघ 2016 शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन। ये मामला है 2024 का जो लास्ट ईयर स्टेट हुआ था, उसके लिए मीडिया के माध्यम से भी कई बार खबरें आई हैं कि इसके अंदर कुछ घोटाला हुआ। उसके लिए बोर्ड कर्मचारियों को किसी के पास न किसी तरह का रिपोर्ट है, न कोई डाटा है। सारी चीजें ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर के ऊपर गुप्त रखी गई। उसके बारे में हम स्पष्ट रूप से, जब हमारे पास कोई डाटा नहीं, हम बता भी नहीं सकते। मामला कोर्ट के प्रक्रियाधीन है। यदि कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर रोक नहीं लगाई जाती तो हमारी कमेटी, हमारे अधिकारियों को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। हमारे अधिकारियों की तरफ एक यही मांग थी कि कोर्ट की अवमानना का जो भी सजा होगी, उसका जिम्मेवार, उस सजा को भुगतने का जिम्मेवार कौन होगा। उस चीज के लिए प्रशासन किसी प्रकार की भी शिक्षा बोर्ड में कोषाध्यक्ष और एसकेएस की स्टेट कार्यकारिणी में सचिव के पद पर आज जो बोर्ड में घटनाक्रम हो रहा है, इसमें मुख्य रूप से 2025 में एस्टेट हुआ था। जो एस्टेट हुआ उसका मामला कोर्ट में है। जो मामला कोर्ट में होता है उससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नष्ट नहीं किया जाना बनता है। ऊपर से कोर्ट के आदेश आ चुके हैं कि इस एस्टेट 2025 से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नष्ट नहीं किया जाएगा। प्रशासन इस रिकॉर्ड को नष्ट करवाने के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहा है। जो कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने भी ये देखा कि ये मामला जो नष्ट करवाने का कार्रवाई है वो दुरुस्त नहीं है, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद भी ये भ्रष्ट प्रशासन बार बार उसको डिस्ट्रॉय करवाने के तुला हुआ है। अब डिस्ट्रॉय करवाने से पहले प्रशासन ये स्पष्ट करे कि इतनी क्या जल्दी है, किस किस का क्या क्या घोटाला है, किस प्रकार का घोटाला है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाले को जब तक उजागर नहीं होगा, क्लियर नहीं किया जाएगा, जब तक प्रशासन हमें संतुष्ट नहीं करता, तब तक इस रिपोर्ट को हम नष्ट नहीं होने देंगे।
जैसा कि 2024 स्टेट के बारे में आपने क्वेश्चन किया, OMR सीट्स के बारे में जो बात आप कर रहे हैं, यदि ऐसी कोई बात होती, घोटाला वगैरह होता, मेरे विचार से 6-7 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। जहाँ तक सवाल किसी प्रकार की अनियमितता का है या घोटाले का है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर कोई ऐसी बात होती, पहले ही डिस्ट्रॉय की जा चुकी होती। जहाँ तक इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हैं, ये मेरे विचार से न केवल बोर्ड की गरिमा के विरुद्ध हैं, बल्कि अपने अधिकारियों के प्रति भी जो एक निष्ठा होनी चाहिए, उसके प्रतिकूल हैं। मैं इस प्रकार की बातों में थोड़ा यही कहना चाहूँगा कि कर्मचारियों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, बाकायदा इस प्रकार का नियम है कि जो इररिलेवेंट रिकॉर्ड होता है, उसको एक लिमिटेड पीरियड 6 महीने का, उसके बाद डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, नफे सिंह राठी हत्याकांड पर परिवार ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाए हैं। परिजनों का आरोप है कि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और मामला दबाया जा रहा है। परिवार ने कहा कि इंसाफ के लिए वे कोर्ट जाएंगे और जरूरत पड़ी तो खाप पंचायत का सहारा भी लेंगे। सर, मैंने नफे सिंह राठी की जो मर्डर हुआ है उसके बारे में आपसे लोगों से बात करनी है, इस सरकार के खिलाफ। तो बाकी जब आप शुरू करोगे मैं आपको सारी बातें बता दूँगी। जी जैसे 2 साल हो चुके सीबीआई को केस दिए, जहां केस था वहीं है आज तक। हम सीबीआई से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि सीबीआई ने कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं की है कि जो हमें संतुष्टि मिले। अपराधी हैं जो जिनका नाम FIR में है, वे भी खुले घूम रहे हैं, उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई है। जो फिरौती पहुंचाने वाले हैं वो भी खुले घूम रहे हैं, उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई है। जिस तरह इस सरकार ने ये रवैया बनाया हुआ है, सीबीआई से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन सीबीआई के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, संसद में, उन लोगों का दबाव है, हमें उनसे है शिकायत। देखिए, लगभग 60 घरों के बाहर पुलिस बैठी है और ये वो घर हैं, हम उस शहर के बाशिंदे हैं। हमें नहीं पता सेक्टर में कौन सा फलाना आदमी कितने करोड़ का मालिक है, लेकिन विदेश में बैठे गैंगस्टरों को ये पता है कि फलाने आदमी की इतनी औकात है। और ये हालात तब हुए हैं जब नफे सिंह राठी जी का मर्डर हुआ। उससे पहले अगर बहादुरगढ़ में एकमात्र भी फिरौती का कोई मामला आ जाए तो हम अपनी बात को स्वीकार कर लेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि नफे सिंह राठी जी के जाने के बाद उनके हाथ खुल गए। हाथ तब खुलते हैं जब सरकार का उनको साथ हो, नहीं तो इतने बड़े आदमी का मर्डर हो जाए और सरकार अगर कोई कार्रवाई ना करे तो उसमें क्या सवाल है। सरकार को पैसा जाता है, सरकार अपने आप ये बताती है कि इस आदमी के पास कितना जुगाड़ है, उससे इतनी फिरौती मांगो, उसके बाद सरकार उसमें अपनी हिस्सेदारी करती है। और ये वो लोग हैं जो सरकार के आदमी हैं। अगर आप ग्राउंड पे जाके कंफर्म करोगे तो 60 में से 30-35 वो आदमी हैं जो बीजेपी का वोटर है, जो बीजेपी को फाइनेंस करता है, लेकिन आज उसके घर के बाहर भी पुलिस बैठी है। बस आपसे आज रूबरू होने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही है कि 2 साल हो गए हैं, 2 साल से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, 2 साल से सरकार दातरे पाड़न लग रही है, 2 साल से सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन देने का काम किया है। अब हम इंतजार नहीं करेंगे, अब लड़ाई सड़क से लेकर और कोर्ट तक चलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए लोकल 7 न्यूज के साथ।